हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्लीपी क्लासेस में। तो आज पॉलिटी का दिन है। प्रीमिक्स में आज हम जो 5 क्वेश्चंस आपके डिस्कस करेंगे वो रहेंगे हमारे सेलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रीएम्बल। ठीक है जी, तो शुरुआत करते हैं आज के प्रीमिक्स की पहले क्वेश्चन के साथ। तो पहले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जो हमारा भारत का संविधान है उसे कंसिडर किया जाता है एज द लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। अब आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन से आपके ऐसे फैक्टर्स रहेंगे जिसके चलते जो ये एलिफेंटाइन साइज यहां पर तैयार किया गया है, बहुत ही लेंथी कॉन्स्टिट्यूशन यहां पर तैयार किया गया है, तो किन किन फैक्टर्स ने इस पर्टिकुलर चीज पर कॉन्ट्रीब्यूट किया होगा। 5 ऑप्शंस दी गई हैं, उसके चलते 4 कोड्स आपको यहां पर प्रोवाइड किए गए हैं। पहली ऑप्शन में कह रहे हैं कि बेसिकली जो डोमिनेंस थी मेंबर्स की जो कि लीगल बैकग्राउंड से थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। ठीक है जी। सेकंड में कह रहे हैं जो सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया गया दोनों ही सेंटर और स्टेट्स के लिए। थर्ड में कह रहे हैं जो पार्टीशन हुआ इंडिया और पाकिस्तान का। फोर्थ में कह रहे हैं कि जो डाइवर्सिटी है नेशन की, क्या वो एक फैक्टर था। या फिर फिफ्थ में कह रहे हैं कि आपके जो सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स थे जो कि इंडिपेंडेंस थे, तो उन्होंने भी यहाँ पर एक फैक्टर, एक रोल प्ले किया है आपके इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट में। ठीक है जी। 5 ऑप्शन दी गई, थोड़ा सोचिए, बेसिक कॉन्सेप्ट अपने यूज कीजिए, बहुत इजीली आप इस क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। फिर हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, पहले में जो बात की जा रही है कि डोमिनेंस ऑफ मेंबर्स फ्रॉम द लीगल बैकग्राउंड, तो बिल्कुल सत्य यहाँ पर कहा गया है कि उस टाइम जितने भी आपके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में थे उसमें काफ़ी हद तक अगर हम देखें तो लीगल बैकग्राउंड से काफ़ी सारे मेंबर्स थे, तो कहीं ना कहीं इसने बिल्कुल एक अच्छा रोल यहाँ पर प्ले किया है। उसके बाद आती है बात कि दोनों केंद्रीय और राज्य सरकारों के लिए एक ही टेक्स्ट बुक वहां पर तैयार की जा रही है। सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन ने दोनों चीजों को कैटर करना है, नंबर ऑफ प्रोविजंस उसमें ऐड किए जाएंगे, तो कहीं ना कहीं ये भी एक फैक्टर रहा है कि इतना बड़ा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन यहां पर तैयार किया गया है। इंडिया और पाकिस्तान के पार्टीशन का कोई असर नहीं पड़ा है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतना लंबा यहां पर तैयार किया गया, बट जो हमारी डाइवर्सिटी है, ठीक है जी, इतनी वास्ट कंट्री है, इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है, सभी सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी को यहाँ पर केटर करना है, तो कहीं ना कहीं जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का साइज है जिसमें इतने ज़्यादा प्रोविजंस हैं उसमें ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पर रहा है। बट जो आपके सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स इंडिपेंडेंस से पहले उनका इसमें कोई रोल यहाँ पर नहीं रहा है। ठीक है जी। तो फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ यहाँ पर ऑप्शन आपकी करेक्ट है और उसी के आधार पर डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। तो वही चीज़ें आपको यहाँ पर बताएगी कि ओरिजिनल 1949 जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट तैयार किया गया था, एक प्रीएम्बल 395 आर्टिकल्स 22 पार्ट्स में जिन्होंने डिवाइड किया गया था और 8 शेड्यूल थे, और उसी के चलते यहाँ पर आपको बताए गए हैं कौन से मेन 4 फैक्टर थे जिसके चलते हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतना यहाँ पर वास्ट तैयार किया गया था। ज्योग्राफिकल फैक्टर्स की वास्टनेस इतनी ज़्यादा है, डाइवर्सिटी जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फिर बात आती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 की, बहुत ही बल्कि डॉक्यूमेंट था जिसके चलते जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया गया, तो काफ़ी चीज़ें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 से भी बोरो की गई हैं। ठीक है जी। उसके अलावा जो हमने बात की लीगल लुमिनरीज की डोमिनेंस थी, और उसके अलावा जो सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन आपके दोनों ही केंद्रीय और राज्य सरकार के लिए वहां पर तैयार किया गया है। ठीक है जी। तो ये बेसिक से आपके 4 फैक्टर्स हैं जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, और आई होप आपने इस क्वेश्चन को करेक्टली यहाँ पर मार्क किया हो। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन। तो यहां पर आपको 3 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, पूछा जा रहा है इनमें से कौन कौन स्टेटमेंट्स आपके यहां पर करेक्ट हैं। 4 कोड्स आपको प्रोवाइड किए गए हैं। पहली स्टेटमेंट देखते हैं, कह रहे हैं कि एक सोवरेन स्टेट होते हुए इंडिया एक्वायर कर सकता है किसी फॉरेन टेरिटरी को, साथ साथ सीड भी कर सकता है अपना कुछ पार्ट इन फेवर ऑफ अ फॉरेन स्टेट। सेकंड में कह रहे हैं जो हमारी टर्म्स हैं सेक्युलर और इंटेग्रिटी, वो ऐड की गई थी बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976, प्रीएम्बल के बारे में बात की जा रही है। थर्ड में कह रहे हैं जो आपका बेरुबरी यूनियन केस था 1960 का, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रीएम्बल एक इंटीग्रल पार्ट है हमारे संविधान का। ठीक है जी। तो ये 3 स्टेटमेंट्स आपको यहां पर दी गई हैं, आपको बताना है इनमें से कौन कौन सी यहां पर करेक्ट है। थोड़ा सोचिए इसके बारे में, करेक्ट ऑप्शन यहां पर मार्क कीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए, सॉवरेन स्टेट की जो बात यहां पर रखी गई है उसके आधार पर इंडिया के पास से पूरा यहाँ पर ऑप्शन है कि वो एक्वायर भी कर सकते हैं किसी फॉरेन टेरिटरी को, या फिर अपना कुछ पार्ट भी वहाँ पर दे सकते हैं। तो पहली स्टेटमेंट तो बहुत सिंपल है और यहाँ पर करेक्ट भी है। सेकंड में बिल्कुल करेक्टली बताया गया है कि यहाँ पर जो आपकी टर्म सेक्युलर और इंटेग्रिटी है ये ऐड की गई थी बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। इसके अलावा एक और टर्म थी, कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिए कौन सी वो टर्म थी। थर्ड में जो बात हो रही है, अब देखिए ये जो आपका बेरुबारी यूनियन केस ऑफ 1960 है, यहां से शुरुआत हुई थी इस बात की कि प्रीएम्बल क्या कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं है। तो ये स्टेटमेंट में यहां पर गलत मेंशन किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर कहा था कि यह पार्ट नहीं माना जाता है। पहली 2 स्टेटमेंट्स यहां पर करेक्ट है, तो उसी के आधार पर आपकी सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। तो बेसिकली जो हमने पहले बात की सोवरेनिटी की, तो सोवरेनिटी का मतलब क्या है, सिंपल सा कि ना ही वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट है और ना ही वो किसी दूसरे नेशन का डोमिनियन है, मतलब उनका वो अंडर वो वहां पर काम नहीं करते हैं। ठीक है जी। तो ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में आपको पता होना जरूरी है कि अपने हिसाब से यहाँ पर काम किया जाएगा, इंडिया अपने हिसाब से वहां पर काम करेगा। उसके अलावा जो बात हुई
कौन सी तीन आपकी टर्म्स थी जो कि ऐड की गई हैं? सेकुलर, सोशलिस्ट, इंटीग्रिटी। तो ये आपकी बेसिकली तीन टर्म्स हैं जो कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 इसके आधार पर प्रीएम्बल में ऐड की गई थी। और वहीं बात करें कि जो ये एक उस दौरान कंट्रोवर्सी चली कि प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं, तो बेसिकली 1960 में जो आपका बेरोबारी यूनियन केस था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पेसिफिकली रखा कि प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, हालांकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट स्टिल उन्होंने ये कहा कि वो पार्ट नहीं माना जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन का। फिर उसके बाद क्या हुआ? 1973 में केशवानंद भारती केस हुआ, तो वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने जो पुराना ओपिनियन था उसे रिजेक्ट करते हुए ये कहा कि जी नहीं, प्रीएम्बल आपका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। फिर उसके बाद दोबारा से 1995 में एलआईसी ऑफ इंडिया केस हुआ था, जिसमें दोबारा से यहाँ पर हमारे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जी हाँ, बिल्कुल सही बात रखी गई है 1973 के केशवानंद भारती केस में भी, और वही वो अभी भी कहेंगे कि प्रीएम्बल आपका इंटीग्रल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है जी, इंपॉर्टेंट है इस तरीके के केसेस आपके पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे बढ़ते हुए जब हम आपकी बाकी थीम्स डिस्कस करेंगे तो जितने भी इससे रिलेटेड ऐसे केसेस होंगे तो एक नया क्वेश्चन तो आपका जरूर रहेगा। ठीक है जी, तो आई होप आपने इस क्वेश्चन को करेक्टली मार्क किया हो। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन कह रहे हैं कि ऐसे कौन से प्रोविजंस हैं जो कि यहां पर मेंशन किए गए हैं जो कि इंश्योर करते हैं सिविक इक्वालिटी। ठीक है जी, तो दी गई है यहां पर आपको 5 ऑप्शंस बताना है इन 4 कोड्स की सहायता से कि कौन कौन से आपके यहां पर करेक्ट ऑप्शंस हैं। पहले में कह रहे हैं इक्वालिटी बिफोर द लॉ, सेकंड में कह रहे हैं अबॉलिशन ऑफ द अनटचेबिलिटी, थर्ड में इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज। तो 5 यहां पर आपको प्रोविजंस दिए गए हैं, बताना है कौन कौन से इंश्योर करते हैं सिविक इक्वालिटी। ध्यान रखना है इस टर्म का, थोड़ा सोचिए, करेक्ट ऑप्शन यहां पर मार्क कीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए, यहां पर जो हमारा संविधान है वो इंश्योर करता है सिविक इक्वालिटी, पॉलिटिकल इक्वालिटी एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी। तो जो आपका यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज है, ये जो पर्टिकुलर प्रोविजन है, ये किसको इंश्योर करता है? यहां पर आपकी पॉलिटिकल इक्वालिटी को यहां पर इंश्योर करता है। और जो आपका इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क है, ये आपका इकोनॉमिक इक्वालिटी को यहां पर इंश्योर करता है। ठीक है जी, उसके अलावा जो आपकी 3 ऑप्शंस बचती हैं, ये आपकी सिविक इक्वालिटी को यहां पर इंश्योर करने के लिए बेसिकली ये प्रोविजंस हमारे संविधान में है, और वही यहां पर करेक्ट ऑप्शन भी है, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ। उसके आधार पर डी ऑप्शन यहाँ पर आपकी करेक्ट ऑप्शन है। सिंपल सा क्वेश्चन था, थोड़ी चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि हमने बात की सिविक, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक, ये 3 आपके डायमेंशन है इक्वालिटी के जो कि हमारे संविधान द्वारा वहाँ पर रखे गए हैं। तो कौन कौन से जो आपकी सिविक इक्वालिटी इंश्योर करते हैं? इक्वालिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल 14 की बात की गई है। प्रोहिबिशन के बारे में बात की गई, ऑन द डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, 15 की बात की जा रही है। फिर आपको वहीं आर्टिकल 16 और 17 और 18 ये भी आपके सिविक इक्वालिटी इंश्योर करते हैं। फिर आपके 2 ऐसे प्रोविजंस है कॉन्स्टिट्यूशन में जो कि आपको पॉलिटिकल इक्वालिटी अचीव करने का मौका देते हैं कि पहली बात तो आर्टिकल 325 के बारे में कहा जा रहा है कि कोई भी पर्सन आपका डिक्लेयर नहीं किया जाएगा इनएलिजिबल फॉर द इंक्लूजन इन द इलेक्टोरल रोल ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट और सेक्स। फिर बात आती है इलेक्शन टू द लोकसभा एंड द स्टेट असेंबली, जो आपके जो अडल्ट सफरेज के बेसिस है उसके आधार पर ही वहां पर कंडक्ट किए जाएंगे। फिर वही बात आती है डीपीएसपी के बारे में, जो आपको इकोनॉमिक इक्वालिटी के बारे में कहा जा रही है कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क तो रहेगा ही, साथ के साथ वहां पर दोनों ही मेन एज वेल एज वुमेन दोनों के पास इक्वल राइट है कि वो वहां पर किसी भी तरीके का एडुक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड वहां पर सिक्योर कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड। तो आई होप आपने इस क्वेश्चन को करेक्टली मार्क किया हो। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 4th क्वेश्चन, पेयरिंग भरा क्वेश्चन आ गया है, फीचर्स और सोर्सेज, जो कि बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन रहता है जब आप पॉलिटी की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। ठीक है जी, दिए गए हैं 4 पेयर्स, आपको बताना है इनमें से कौन कौन से करेक्ट पेयर्स हैं। पहले में कह रहे हैं इमरजेंसी प्रोविजंस की बोरो किए गए हैं यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से। सेकंड में कह रहे हैं जो हमारा प्रोसीजर है फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वो आपका साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया गया है। थर्ड में कह रहे हैं जो आपके डीपीएसपीज हैं आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से ले गए हैं। और फिर कह रहे हैं जो आपका ऑफिस ऑफ गवर्नर है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 से बोरो किया गया है। तो ये आपको बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पूछा जा रहा है, थोड़ा सोचिए इसके बारे में, करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर मार्क कीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए, पहली जो पेयरिंग में कहा जा रहा है इमरजेंसी प्रोविजंस के बारे में, तो ये आपके यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं, हमारा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 है वहां से बोरो किए गए हैं। ठीक है जी, उसके अलावा जो आपको प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है बिल्कुल सही बताया गया है, साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से ही बोरो किया गया है। और डीपीएसपी और जो आपका 4th ऑप्शन ऑफिस ऑफ गवर्नर बिल्कुल करेक्टली यहाँ पर मैच्ड है, तो उसी के आधार पर आपकी यहाँ बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। तो बेसिक चीजें जो कि आपको पता ही है, लक्ष्मीकांत में हम पढ़ते भी हैं कि कौन कौन से सोर्सेज हैं और क्या क्या फीचर्स वहां से बोरो किए गए हैं। तो इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा सकता है। अगर आप यूपीएससी नहीं स्टेट सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करते हैं तो वहां पर भी इस तरीके के क्वेश्चन आपसे एक आधा तो पूछ लिया जाता है। ठीक है जी,
लक्ष्मीकांत है, स्टैंडर्ड बुक है, वहाँ पर डिटेल में आपको टेबल फॉर्मेट में ये सभी चीज़ें अवेलेबल होंगी। तो इसके अलावा आपको थोड़े थोड़े जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशंस हैं उनके अलग से आप नोट्स भी बना लेंगे तो ज़्यादा ईजी रहेगा आपको यहाँ पर मेमोराइज करने के लिए। तो आई होप आपने इस क्वेश्चन को इजीली मार्क किया हो। यहाँ पर अगले क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं, आज का फाइनल क्वेश्चन। अब ये कह रहे हैं कि इनमें से आपके कौन से ऐसे प्रोविजंस हैं जो कि हमारा जो सेक्युलर कैरेक्टर है इंडियन स्टेट का उसे रिवील नहीं करता है। पहले में कह रहे हैं कि प्रीएम्बल जो सिक्योर करता है ऑफ टू ऑल सिटीजंस ऑफ इंडिया लिबर्टी ऑफ बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। सेकेंड में कह रहे हैं इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल द सिटीजंस इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। थर्ड में कह रहे हैं नो पर्सन शेल बी कंपेल्ड टू पे एनी टैक्सेस फॉर द प्रमोशन ऑफ अ पर्टिकुलर रिलीजन। ठीक है जी, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो थोड़ा सोचिए, देखिए कौन से सेक्युलर कैरेक्टर को यहाँ पर दर्शाता है, इनमें से कौन से प्रोविजंस हैं ऐसे, और जो नहीं है उसके बारे में आप करेक्ट ऑप्शन मार्क कीजिए। थोड़ा सोच समझ के कीजिएगा, फिर हम डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए यहाँ पर आपकी करेक्ट ऑप्शन है नन ऑफ द अबव, कि आपके जो ये तीनों प्रोविजंस हैं बेसिकली ये तीनों के तीनों ही जो हमारा सेक्युलर कैरेक्टर है हमारे इंडियन स्टेट का, हमारे संविधान का जो हम दर्शाते हैं, तो बेसिकली तीनों के तीनों प्रोविजंस वहाँ पर आपके एप्लीकेबल रहते हैं। ठीक है जी, तो डिस्कस कर लेते हैं थोड़ी बहुत चीज़ें इससे रिलेटेड की। जैसे कि आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आपका स्टैंड करता है फॉर द सेक्युलर स्टेट, कि सेक्युलरिटी में बिलीव करते हैं यहाँ पर, कि किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को अपहोल्ड नहीं करते हैं, कि वो ऑफिशियल रिलीजन है इंडियन स्टेट का। तो इसी सेकुलर कैरेक्टर को दर्शाने के लिए हमारे कुछ प्रोविजंस हैं, कि पहली बार जो टर्म सेकुलर आपकी ऐड की गई थी प्रीएम्बल में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फिर आपको सिक्योर करता है प्रीएम्बल टू ऑल द सिटीजंस ऑफ इंडिया की लिबर्टी ऑफ बिलीफ रहे, फेथ रहे, वर्शिप रहे। वहीं उसके अलावा आर्टिकल 14 आ गया कि वहाँ पर डिनाई नहीं कर सकता स्टेट किसी भी पर्सन को इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज। ठीक है जी, उसके अलावा जो स्टेट है वो डिस्क्रिमिनेट भी नहीं कर सकता, आर्टिकल 15 के बारे में बात होगी। फिर आपका आर्टिकल 16 आ गया कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी रहेगी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, कि किसी भी तरीके से वहाँ पे आपका कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जा सकती किसी भी रेस, कास्ट, सेक्स या आपके किसी भी रिलीजन के बेसिस पर। फिर आर्टिकल 25 आ जाता है कि सभी को यहाँ पर है कि किसी भी रिलीजन को वो प्रोफेस भी कर सकते हैं, प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और फ्रीली प्रोपोगेट भी कर सकते हैं। ठीक है जी, तो यही आपके कुछ कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना जरूरी है, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन और हमारे जो इंडियन स्टेट है उसके सेक्युलर कैरेक्टर को वहाँ पर रिवील करते हैं। ठीक है जी, काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया था, बट थोड़े बहुत इस तरीके के जो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस रहते हैं जहाँ पर बहुत ही कंसेप्चुअल लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यूपीएससी ऐसे क्वेश्चंस पूछ भी रहा है, तो आपको थोड़ा डिटेल्ड नॉलेज होना ज़रूरी है। सिर्फ फैक्ट्स पे ही आप भरोसा नहीं कर सकते कि जी हाँ आपको सब चीज़ें याद होगी हैं, थोड़ा बहुत जो आर्टिकल्स क्या दर्शाते हैं उनके बारे में भी आपको पता होना जरूरी है। तो ये थे आज के हमारे 5 क्वेश्चंस। आई होप आप में से सभी ने ही 5 आउट ऑफ 5 यहाँ पर स्कोर किया हो, बट स्टिल जो भी आपका स्कोर रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिए और इसी तरीके से रेगुलरली इस इनिशिएटिव को फॉलो करते रहिए। कल हमारा इकोनॉमी का दिन है, तो कल हम इकोनॉमी की ही एक थीम से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, तो अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, अपने सभी नोट्स बनाते रहिए साइड बाय साइड। 2022 का जो हमने टारगेट रखा है 1000 क्वेश्चन का, वो हम डेफिनेटली बहुत और ईजिली अचीव करेंगे और गुड नंबर ऑफ क्वेश्चन वहाँ पर डिस्कस करेंगे। That will be all. All the very best and have a good night.